हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो ज्योग्राफी बुक है उसका चैप्टर 1 देखेंगे जिसका नाम है संसाधन। तो साजिया जो है अपने घर के आंगन में जो नल था उससे खेल रही थी और बार बार पानी नल को खोलती थी और पानी से खेल रही थी। जब यह दृश्य उसके दादाजी देखते हैं तो बोलते हैं, अरे मैया इससे खेलो मत, यह एक संसाधन है। तो जो साजिया है वह सोचती है कि ये संसाधन कैसे है, ये तो पानी है, ये तो जल है, बचपन से हमको सिखाया गया है। माँ बोलती है पानी लाने तो हम पानी लेके आते हैं, तो इसको संसाधन क्यों बोल रहे हैं। तो वो सोचने लगती है संसाधन क्या है। तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, दरवाज़ा हो गया, गाड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सभी संसाधन है। मतलब वैसे वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं वे सभी संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हो गया जो कपड़े हैं उसको हम जो कपड़े हैं उसको धोने के लिए हम लोग साबुन या फिर पानी का प्रयोग करते हैं। नहाने के लिए भी साबुन पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए हो गया रिक्शा मोटर आदि का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार पढ़ने के लिए बुक्स का प्रयोग करते हैं। खाने के लिए सब्जियां, अनाज, चावल, गेहूँ, ये सब का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी संसाधन है। वैसे वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य के द्वारा अभी किया जा रहा है वे सभी संसाधन है। और ये जो संसाधन शब्द है अंग्रेजी के रिसोर्सेस शब्द से आया है। रिसोर्सेस का हिंदी मतलब ही हो जाता है संसाधन। और जो रिसोर्सेस है दो शब्दों से बना है, जिसमें पहला है री जिसका अर्थ होता है पुनः, और दूसरा है सोर्स जिसका अर्थ होता है संसाधन। आगे देखिए, पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर, गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि में एक जैसा क्या है। ये सभी तो अलग अलग चीज़ है, दिखने में भी अलग है। ये तेल हो गया, ये गैस हो गया, ये टीवी हो गया, ये चेयर हो गया, दिखने में अलग अलग है। फिर इन सभी को संसाधन क्यों कहा जा रहा है। तो कोई भी वस्तु है वे संसाधन तब बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य मतलब महत्व, महत्व मतलब कुछ उपयोग हो जाता है। अब जैसे कि अंतरिक्ष में ढेर सारे तारे हैं, अब उनका कोई उपयोग नहीं है तो वे संसाधन नहीं है। जबकि चंद्रमा और सूर्य हमसे बहुत दूर है लेकिन वे संसाधन है हमारे लिए। ऊर्जा के वे संसाधन हो गए। उनको हम छू नहीं सकते परंतु उससे हम क्या रोशनी प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो जो सभी संसाधन जो होते हैं वे मूल्यवान होते हैं। और जो संसाधन का आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ मूल्य होता है। किसी का अधिक मूल्य होगा, किसी का कम मूल्य होगा। जैसे आप देखेंगे, अगर आप जाएंगे दुकान तो आप अगर पेंसिल खरीदेंगे तो आपको 5 रुपये की एक मिलेगी। अगर उसी के जगह आप अगर पेन खरीदेंगे तो अगर ज़्यादा महंगा पेन खरीदेंगे तो आपको 200 रुपया लग जाएगा। तो इसी प्रकार से संसाधन का मूल्य होता है। जैसे कि अगर आप जाइएगा दुकान लोहा लकड़ी खरीदने तो आपको मिल सकता है 20 रुपया kg। अगर उसी के जगह आप सोना खरीदने जाइएगा तो 1 ग्राम का मतलब 1 ग्राम का जो दाम है वो 5,000 के आसपास लग जाएगा। तो अलग अलग जो संसाधन है उसका उपयोग के आधार पर उसका मूल्य अलग अलग होता है। कुछ संसाधन तो ऐसे होते हैं जिनका कोई मूल्य ही नहीं होता। जैसे कि अगर आपके पास लोहा है तो उसको खरीदने जाइएगा तो आपको कुछ सामान लगेगा, लेकिन अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, फ्रेश हवा खा रहे हैं तो वो भी एक संसाधन ही है परंतु इसका कोई मूल्य नहीं है। परंतु आजकल जो ऑक्सीजन है उसका मूल्य बढ़ गया है, काफ़ी महंगा हो गया है। हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। इसी प्रकार कुछ वस्तुएं मूल्यवान होती है और कुछ वस्तुएं मूल्यवान नहीं होती परंतु उनका जो उपयोग है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। फिर आगे देखिए, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। मतलब कुछ कुछ संसाधन है, जैसे कि अगर किसी को बुखार हो गया तो वो गांव देहात में जाएगा, उसके बाद झाड़ फूँक करवा के ठीक हो लेगा। अगर उसी के जगह अगर वह डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको दवाई उवाई देगा, फिर चेकअप वुकअप करेगा तो उसका खर्चा लगभग 5-6 हज़ार चल जाएगा। जबकि झाड़ फूँक करवा ले रहा है तो उसको तुरंत काम हो जा रहा है। अगर उसी प्रकार अगर जो झाड़ फूँक करवा रहा है उसको पेटेंट करवा ले कहीं जाके कि हम इस प्रकार से जो मरीज है उसका इलाज करते हैं, तो अब उसको जो भी उसके पास इलाज करवाने जाएगा उसको पैसा देना पड़ेगा, तब जाके जो झाड़ फूँक करने वाला है उसको ठीक करेगा। जैसे कि आपकी जो दादी माँ है अगर घरेलू नुस्खे के द्वारा कुछ वाणिज्य दवा बनाती है तो जब तक उसको पेटेंट नहीं करवाएगी लोग यदि उससे लेंगे तो उसको पैसा नहीं देंगे। परंतु जब उसको पेटेंट करवा लेगी, जब उस जो वो बनाई है घरेलू नुस्खों के द्वारा उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। अगर उसको कोई और ख़रीदना चाहेगा तो उसको उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। फिर देखिए आगे देखिए, हाँ, जो संसाधन है क्या आप उसको प्राकृतिक उपहार समझते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो संसाधन है वह मनुष्य के उपयोग के आधार पर है। जैसे कि हम हवा का उपयोग कर रहे हैं, गैस का उपयोग कर रहे हैं, कुर्सी का उपयोग कर रहे हैं।
और अभी कभी कभी अभी कुछ हो रहा है कि अब अंतरिक्ष का भी उपयोग कर रहे हैं, परंतु पहले तो अंतरिक्ष का उपयोग नहीं था, अंतरिक्ष में हम लोग जा ही नहीं सकते थे। जिसे प्राचीन काल के जो मानव थे वे घर का उपयोग नहीं करते थे, गुफा का उपयोग करते थे। तो धीरे धीरे अब हम लोग घर का उपयोग करने लगे, वे गाड़ी का उपयोग नहीं करते थे, अभी हम लोग मोटर कार का उपयोग करने लगे। तो उस समय संसाधन गाड़ी संसाधन नहीं था, परंतु अभी गाड़ी जो है एक संसाधन है। तो अगर आप ऐसा समझिएगा कि जो भी संसाधन है वो प्राकृतिक का उपहार है, तो ऐसा नहीं है। मनुष्य के ज्ञान, विचार, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य है वह खुद ही एक संसाधन है। इस प्रकार हम संसाधनों को जो है दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। देखिए संसाधन के प्रकार देखते हैं। संसाधन के प्रकार, संसाधन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला में है प्राकृतिक संसाधन, मतलब जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, जैसे हवा, जल, पानी, पेड़ पौधा, जंगल, ये सब, पहाड़ आदि, ये सब हो जाएगा। और दूसरा में देखिए मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जैसे कि टीवी हो गया, गाड़ी हो गया, फिर कुर्सी हो गया, घर हो गया, तो ये सभी क्या हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया। और तीसरा हो जाएगा मानव संसाधन। मानव संसाधन एक मनुष्य स्वयं ही संसाधन है। इसके साथ साथ जो है बैल है या फिर बकरी है, कुत्ता है, ये सब भी संसाधन में आ जाएंगे। देखिए फिर प्राकृतिक संसाधन। फिर प्राकृतिक संसाधन के प्रकार इस प्रकार से दिए हैं। प्राकृतिक संसाधन को हमने उत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं, विकास और उपयोग के आधार पर बांट सकते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर, फिर उपयोग के आधार पर, फिर वितरण के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो होता है वह संसाधन दो प्रकार के होता है, पहला अजैव संसाधन और दूसरा जैव संसाधन। फिर विकास और उपयोग के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार से होते हैं, पहला वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। फिर है उपयोग के आधार पर जो संसाधन वे तीन प्रकार से होते हैं, पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय और तीसरा चक्रीय संसाधन। फिर वितरण के आधार पर जो संसाधन होते हैं वे दो प्रकार से होते हैं, सर्वव्यापी संसाधन और स्थानिक संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वे दो प्रकार से होते हैं, पहला में है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन मतलब जो निर्जीव है, जैसे गाड़ी हो गया, घर हो गया, कुर्सी, टेबल, मेज, ये सब हो गया। और जैव संसाधन जो जिंदा है, जो चल रहा है, मुर्गी हो गया, आम हो गया, आम पेड़ हो गया, ये सब हो गया, या फिर मनुष्य हो गया, ये सब जैव संसाधन में आएंगे। फिर विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन मतलब हो जाता है जिसका उपयोग हम लोग अभी कर रहे हैं, जैसे कि सीएनजी पेट्रोल का उपयोग हम अभी कर रहे थे, परंतु जो शुरुआती दौर था, जब मनुष्य जो था गुफा में रहता था, उस समय वो पेट्रोल का उपयोग नहीं कर रहा था। तो जिस समय हम संसाधन का उपयोग नहीं करते हैं, जो संसाधन का, जबकि वो संसाधन है, तो उसको हम संभाव्य संसाधन कहेंगे। उसका उपयोग हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं। जैसे कि यूरेनियम को आप लोग देख लेंगे, यूरेनियम का अभी वैसा कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं किया गया है कि यूरेनियम का जो है वो ऊर्जा ले सके और उसका उपयोग संसाधन के रूप में कर सके। फिर देखिए उपयोग के आधार पर नवीकरणीय मतलब जिसका हम लोग बार बार निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि कांच हो गया। कांच को हम लोग जो है नवीकरणीय मतलब कांच नहीं हो जाएगा, नवीकरणीय मतलब जिसको हम लोग पुनः बना सकते हैं, जैसे कि हवा हो गया, जंगल हो गया, ये सब नवीकरणीय संसाधन हो गया। और अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि कोयला हो गया, जमीन हो गया, ये सब अनवीकरणीय है, इसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। तीसरा में देखिए चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन में जैसे कि जल आ जाएगा, जल का हम लोग उपयोग करते हैं, फिर भाप के रूप में ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है, तो ये हो जाएगा चक्रीय संसाधन। फिर देखिए वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार से होते हैं, पहला में सर्वव्यापी संसाधन जैसे कि हवा हो गया या फिर सूरज का रोशनी हो गया, और स्थानिक संसाधन जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब स्थानिक संसाधन में आएंगे। फिर आगे देखिए वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि हवा हो गया, जंगल हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, ये सब मतलब इनको शोध करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जमीन है तो फट से घर बना लो, फिर पेड़ है फल तोड़ के खा लो, या फिर पेड़ है काट के लकड़ी बना लो और उससे आग जला के भोजन वोजन पका लो। तो ये सब जो हो गया प्राकृतिक संसाधन हो गया, मतलब सीधे हम लोग प्राकृतिक से उपयोग कर रहे हैं, उसको कुछ संशोधन की आवश्यकता नहीं है। नदी हो गया, झील हो गया, मृदा हो गया, फिर खनिज हो गया, वन हो गया, वायु हो गया, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। और ये जब जो संसाधन है इसको हम लोग सीधे उपयोग में लाते हैं, जबकि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो है अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और उद्योग की आवश्यकता होती है।
जैसे कि अगर हम लोग को चीनी बनाना है तो गन्ना से चीनी बनाएंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग को उद्योग की आवश्यकता होगा, या फिर हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, उसको पहले रस निकालना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा, फिर उसको क्रिस्टल के रूप में बदलना पड़ेगा। तो ये जो होंगे प्राकृतिक संसाधन, इसमें गन्ना हो गया। लेकिन जो चीनी हो जाएगा यह प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, क्योंकि यह उद्योग के द्वारा बनाया गया है और उसका हम उपयोग जो है कर रहे हैं। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका हम वर्गीकरण जो है उसके स्तर या फिर उद्गम, भंडार, वितरण आदि के अनुसार करते हैं। फिर देखिए क में है विकास और उपयोग के आधार पर। पहला में क्या है, वास्तविक, और दूसरा में है संभाव्य। देखते हैं हम लोग पहले वास्तविक संसाधन क्या होते हैं। देखिए पहला वास्तविक संसाधन, वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट सभी वास्तविक संसाधन है। तो देखिए वैसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है उसको हम लोग वास्तविक संसाधन बोलेंगे। जैसे तेल हो गया, मिट्टी हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सभी वास्तविक संसाधन है जिनका उपयोग हम अभी कर रहे हैं। और दूसरा है देखिए संभाव्य संसाधन। वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाले मोनाजाइट संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। तो देखिए संभाव्य संसाधन उनको कहते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, मतलब अभी कुछ काम का ही नहीं है तो उसके बारे में उतना ज़्यादा हम लोग रिसर्च नहीं किए हैं कि कितनी मात्रा में है, और हो सकता है कि भविष्य में उसका उपयोग किया जाए। अभी जो है इसका उपयोग करने के लिए उपयुक्त जो मशीन चाहिए वो हमारे पास हमारे पास नहीं है, और भविष्य में हो सकता है कि उसको उपयोग करने के लायक कोई मनुष्य जो है मशीन बना दिया जाए, मनुष्य नहीं। तो लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम या फिर केरल के रेत में पाए जाने वाला मोनाजाइट ऐसे ही संभाव्य संसाधन है जिनका उपयोग करने के लिए अभी हमारे पास कोई तकनीक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो भविष्य में है उसको उपयोग करने के लिए कोई मशीन आ जाए। फिर देखिए पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी किंतु आज भी वास्तविक संसाधन है। जैसे कि पहले पेट्रोल का कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि पहले तो मोटर कार थी ही नहीं, पहले केरोसिन का उपयोग होता था, फिर पहले सीएनजी का भी उपयोग नहीं होता था। उसी प्रकार देखो सनलाइट का भी उपयोग नहीं होता था, और जो तेज चलने वाली पवनें हैं उनका भी उपयोग नहीं होता था। तो ये सभी जो थे भूतकाल के लिए, जब हम लोग गुफा में रहते थे हमारे पूर्वज, तो उस समय के लिए संभाव्य संसाधन है। परंतु अभी हम लोग पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं। उसके बाद जब आगे हुआ तो पवन ऊर्जा के द्वारा ही जो था नावों को चलाया जाता था, तो उस समय भी पवन ऊर्जा एक संसाधन, संभाव्य संसाधन नहीं थी, बल्कि वह वास्तविक संसाधन थी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे और उसके बाद देखेंगे नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, चक्रीय संसाधन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।